हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम करते हैं इस क्लास में। हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के ऊपर डिस्कशन किया था कि हम कैसे अलग अलग तरीके से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो मोलैरिटी वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो कई जगह यूज होगा। साथ ही साथ एक और जो कॉन्सेप्ट है जो है नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट, वो भी कई जगह यूज होता है सॉल्यूशन में। तो आज हम नॉर्मेलिटी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आज की हेडिंग लगा लीजिए नॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो एक बार मैं फिर से बोलूंगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको मतलब समझने के लिए पहले इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है थोड़ा बहुत आपको मोलैरिटी के फॉर्मूले से मिलता हुआ दिख रहा होगा। देखिए मोलैरिटी में हमने क्या पढ़ा था, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वहां था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ है नंबर ऑफ ग्राम। तो देखिए ये थोड़े से डिफरेंट यहाँ पे टर्म है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। आपने 11th में हालांकि ये पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर भी डिस्कशन कर लेंगे। जिस तरह हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला लिखा था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला था। वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट भी हम लिख सकते हैं। जो भी मास ऑफ सॉल्यूट दिया है उसको आप इक्विवेलेंट मास से उसका डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है क्या है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब फिर यहाँ नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट मास। ठीक है, हालांकि ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास का भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला। देखिए तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले के लिए आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता होना चाहिए और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है। और ये निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए और इक्विवेलेंट मास निकालने का ये फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। अब बात आती है कि ये x क्या है। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि x क्या है। तो इक्विवेलेंट मास अलग अलग तरह के कंपाउंड के लिए निकाला जाता है और अलग अलग कंपाउंड के लिए x की जो है वैल्यू वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलिमेंट के लिए। यदि किसी एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उस एलिमेंट के लिए जो x होता है, x इज द वैलेंसी, x इज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट है तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो मैग्नीशियम का देखिए इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इट इज मोलार मास अपॉन x। इसके लिए x क्या होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 24। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया 24/2 विच इज इक्वल टू 2, यानी मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास होगा 12। ठीक है, हालांकि मॉलिक्यूलर मास 24 है बट इक्विवेलेंट मास इसका होगा 12। आई समझ में? अब ऐसे ही कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं सोडियम ले लूं तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इसका मोलार मास अपॉन x की वैल्यू। तो यहाँ पे वैलेंसी तो 1 है तो x 1 हो गया, इसके लिए तो 23
इसका एटॉमिक मास जो होता है वो यहाँ पे एटॉमिक, क्योंकि एलिमेंट हम ये ले रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक मास लेंगे तो इसका मास होता है 23/1 और इज इक्वल टू 23। यानी अगर वैलेंसी 1 है तो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों ही सेम होंगे, लेकिन अगर वैलेंसी 1 के अलावा कुछ दूसरी वैलेंसी है तो इक्विवेलेंट मास एंड मॉलिक्यूलर मास होंगे डिफरेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एसिड। ठीक है, तो हम एसिड के लिए भी इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड क्या होता है, मोलर मास अपॉन एक्स, और एक्स जो होता है एसिड के केस में इट इज नथिंग बट द बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, अब किसी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, तो देखिए कोई भी एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, इट रिलीजेस H+ आयन। H+ आयन जो देता है वो एसिड होता है, और जितने H+ आयन कोई एसिड अगर देगा तो वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एसिड ले लें HCl, ये एक एसिड है, जब ये डिसॉल्व होगा तो कैसे डिसॉल्व होगा, आयनाइज जब होगा सॉल्यूशन में तो H+ एंड Cl- इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे कितने H+ आयन दिए, इसने एक H+ आयन दिए, तो इसके केस में इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 36.5 और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मोलार मास और इक्विवेलेंट मास यहाँ पे सेम आ रहा है क्योंकि x है 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हम सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, यानी x की वैल्यू इसके केस में होती है 2, क्योंकि ये यहाँ पे H2 है, 2H+ आयन ये देता है ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसकी x की वैल्यू 2 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होता है, ये होता है 98, 98/2 करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट मास हुआ वो कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम। तो अगर हम बात करें फॉस्फोरिक एसिड की, देखिए H3PO4, ये एक इसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। एक और एसिड है H3PO3, ये फॉस्फोरस एसिड होता है, और एक और है H3PO2, तो ये होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे ये तीनों एसिड हैं, और इसमें ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल इसमें पूछा जाता है कि इसकी बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी का मतलब है कितने H+ ये आयन दे सकता है। तो देखिए तीनों में H3 है, तो इसका मतलब ये इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों की बेसिसिटी होनी चाहिए 3, बट ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसमें कितने H+ आयन देने की कैपेबिलिटी। जैसे अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, तो एक तो हम डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, बाकी 3 हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, O। ये फॉस्फोरिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। अब जो 3 हाइड्रोजन है इससे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करता है, और यहाँ पे H+ आयन यहाँ से ये वाला रिलीज हो जाता है, ये भी रिलीज हो जाता है और ये भी रिलीज हो जाता है। तो मतलब इसके केस में किसकी इतनी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यानी इसी केस में x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और इसका अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालें तो इट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। तो यहाँ पे जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 98, तो यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 98/3। आया समझ में। तो ये हुआ फॉस्फोरिक एसिड का। यदि हम फॉस्फोरस एसिड की बात करें तो इसकी केस में कितनी इसकी बेसिसिटी होगी, तो ये डिपेंड करेगा इसका स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए ये कैसे बनता है, फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी तो है, तो स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, लेकिन एक डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ हो गया, यहाँ भी एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी एक ऑक्सीजन हो गया। अब फॉस्फोरस एसिड के पास 3 ही ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हो गया है, तो ये जो ये वाला बॉन्ड रह गया ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है तो ये तो H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, ये नहीं रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि जो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनमें उतना डिफरेंस नहीं होता है। तो ये इसकी केस में जो बेसिसिटी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यदि हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालें तो इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन x, यानी मॉलिक्यूलर मास जो इसका होता है वो 82 होता है, और x की वैल्यू 2 हो गई, तो ये कितना हो गया, सिंपली हो गया 41। ठीक है, तो ये हो गया फॉस्फोरस एसिड का। अब हम लास्ट वाला हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात करें
तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। देखिए, फास्फोरस का 5 बॉन्ड तो बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसने एक ऑक्सीजन के साथ बना लिया, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। अब ये जो है, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब ये केवल ये वाला हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, मतलब इसमें x की वैल्यू हो गई 1, और जो इसमें इक्विवेलेंट मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, एंड दैट इज 66/1, तो 66। तो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास इस केस में 1 हो गया। तो जिसमें x की वैल्यू 1 होगी उसमें मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये तो हो गया एसिड की बात। अब हम थर्ड देखते हैं, फॉर बेसिस। तो देखिए, बेस के लिए x क्या होता है? बेस के लिए जो x होता है वो होता है एसिडिटी। ठीक है, तो देखिए, एसिड के लिए हम बेसिसिटी डिफाइन करते हैं और बेस के लिए एसिडिटी डिफाइन करते हैं। और एसिड क्या होगा? जनरली जो भी बेस होगा वो OH आयन देता है, तो जो बेस जितना OH आयन देगा वही x की वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कोई एक कॉमन बेस ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से होता है इसका फॉर्मूला। तो हमें पता है ये कितने OH आयन देगा, ये 2 OH आयन देगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? एसिडिटी 2 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर इसका हम इक्विवेलेंट मास निकालें तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बाय 2 हो जाएगा, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 74, और ये 74/2 हो गया। तो ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 7 14, तो इक्विवेलेंट मास हो गया इसका 37। आया समझ में? अगर हम बात करें, मान लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो ये AlOH होल थ्राइस होता है और इसमें ये 3 OH दे सकता है। मतलब इसके केस में x की क्या वैल्यू हो गई, यानी जो बेस एसिडिटी की वैल्यू इसमें हो गई 3, और इक्विवेलेंट मास की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 78 होगा, उसको आपको सिंपली 3 से डिवाइड करना है, तो ये इक्विवेलेंट मास हो गया। अगर आप NaOH की बात करें, NaOH देखिए, इसमें एक ही OH आयन है, ये एक ही OH आयन दे सकता है, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी 1 है, और इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वही इसका मोलार मास भी होगा। जो मोलार मास होता है इसका 40 होता है, और यही इसका इक्विवेलेंट मास होगा। 40/1 तो 40 हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका जो इक्विवेलेंट मास सेम होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एलिमेंट, एसिड और बेस के लिए। और 4 टाइप है। यदि अगर कोई सॉल्ट आपको दिया है तो देखिए, सॉल्ट के केस में हम x क्या लेते हैं? इट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, x इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए NaCl एक सॉल्ट है। तो यहां पे अगर हम इसके ऊपर चार्ज देखें तो कैल्शियम के ऊपर -1 होगा, इसकी वैलेंसी -1 है, तो सोडियम के ऊपर हो गया +1। तो कैटायन के ऊपर चार्ज कितना हुआ? +1 हो गया। तो इसके लिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 1 हो गई। अब इसका अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालें तो सिंपली मोलार मास अपॉन x, एंड यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये होता है 58.5 डिवाइडेड बाय। तो इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। तो इसके केस में मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास तो सेम हो गया। अब हम एक दूसरा सॉल्ट लेके देखते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है। अब देखिए, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? ये होती -2। इसका मतलब होगा इसके ऊपर +2 होगा। अब +2 जो है ये 2 सोडियम के ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब एक सोडियम के ऊपर कितना है? +1 है। तो दोनों सोडियम का मिला के कितना हो जाएगा? +2। यहाँ पे क्या बोला? टोटल चार्ज। तो जितने भी सोडियम के आयन है, यहाँ पे 2 आयन बनेंगे और दोनों के ऊपर +1 होगा, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो इस केस में x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर इक्विवेलेंट मास निकालें तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 हो जाएगा, और जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है दिस इज 106, और इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो विच इज इक्वल टू 53। तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 3। तो इस तरह से देखिए, हम किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एसिड के लिए या किसी भी सॉल्ट के लिए इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट मास आ गया तो इससे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख के क्या कर सकते हैं? नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं।
अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देखिए कई बार आपको मोलैरिटी दी होगी, उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि नॉर्मेलिटी दी हो, उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कंसंट्रेशन या तो जनरली आपको मोलैरिटी की फॉर्म में दिया होगा या नॉर्मेलिटी के फॉर्म में, तो इन दोनों का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो इनके बीच में एक रिलेशन है, तो अभी हम वो रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको जो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो हमको पता है। अब देखिए हम यहाँ कुछ चीज हम डिफाइन करते हैं। हम ले रहे हैं लेट्स से W जो है WB ले रहे हैं, ठीक है। WB इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या हो गया, ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो गया WB। अब हम ले रहे हैं MB, ठीक है, MB हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब देखिए हम ये जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसका हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, मास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो हमने मान लिया है WB, और इक्विवेलेंट मास क्या है, तो हम ले रहे हैं लेट्स से इट इज EB, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूले में हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं WB अपॉन EB। तो हम नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB बाय EB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन जो लीटर है, इसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं WB और ये EB, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा इनटू V, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आया समझ में? तो EB क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया, दिस इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, अब ये जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है ये क्या होता है, इट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन X। तो EB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर हो गया N इज इक्वल टू WB अपॉन EB है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन X। तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास हमने क्या माना है MB, और डिवाइडेड बाय X करेंगे, डिवाइडेड बाय X। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो गया, और इनटू यहाँ पे V तो है ही, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखिए हम इसमें और क्या कर सकते हैं, ये जो है X ऊपर चला जाएगा, और WB और अपॉन MB को हम एक साथ लिख लेते हैं, WB अपॉन MB, ठीक है, ये एक साथ लिख लिया, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लिया, और यहाँ पे इनटू X, X को ऊपर ले गए। तो देखिए ये क्या है, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन MB यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या होता है, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू X होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, यही तो होता है मोलैरिटी। तो इस पूरे की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं मोलैरिटी से। तो हम फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, N विल बी इक्वल टू X इंटू M मोलैरिटी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, और यही नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को जोड़ने वाला रिलेशन है। तो ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी किस पर डिपेंड करेगी, X पर डिपेंड करेगी। और X क्या है, अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर चुका है, एलिमेंट के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए X की अलग अलग वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यदि आपको नॉर्मेलिटी दिया है, उससे इस फॉर्मूले से आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं, और अगर मोलैरिटी दिया है तो आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको X की वैल्यू क्या है। तो ये बात समझ में आई, ये रिलेशन समझ में आया। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब तो पहले क्वेश्चन का आप मतलब समझें। ये देखिए एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है H2SO4 का। तो ये जो है H2SO4 सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, H2SO4 प्लस वाटर। अब इसका जो इसमें मोलैरिटी यानी इसको हम बोल लेते हैं M1 जो दिया हुआ है 0.5, और इसका जो है वॉल्यूम दिया है इसको V1 बोलते हैं 1 लीटर, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है, इसमें सॉल्यूशन 1 लीटर का। अब हमने क्या किया, इसको हमने डाइल्यूट कर दिया। कैसे डाइल्यूट कर दिया, वाटर डाल के। तो अब इस
जो H2SO4 सॉल्यूशन जो है इसमें डाइल्यूशन हो गया है और इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, तो वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, V2 हो गया, V2 हो गया 10 लीटर। ठीक है, V2 हो गया 10 लीटर, तो मोलैरिटी अब चेंज हो गई। ठीक है, मोलैरिटी कितनी हो गई नहीं मालूम, तो एक्चुअली मोलैरिटी नहीं पूछा, ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है इसका नॉर्मेलिटी निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का हम निकालेंगे मोलैरिटी, और फिर उसके बाद हमने जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन अभी देखा उससे नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो ये कौन सा केस हो गया, ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन वाला केस है। एंड इन केस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है रिलेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये रिलेशन होता है, हमें M2 निकालना है, तो M2 क्या हो जाएगा, सिंपली M1V1 अपॉन V2। अब देखिए M1 तो है 0.5, V1 है 1 और V2 कितना हो गया 10, तो फाइनली M2 की वैल्यू कितनी हो गई, दिस विल बी 0.05 मोलार। तो ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना इसकी मोलैरिटी तो आ गई 0.05। अब पूछे कि नॉर्मेलिटी क्या है, तो हमको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू मोलैरिटी। यहाँ पे x क्या होगा, ये H2SO4 क्या है, देखिए ये एसिड है, तो एसिड के लिए हम बेसिसिटी डिफाइन करते हैं, तो H2SO4 के लिए बेसिसिटी कितनी होगी, ये 2H+ आयन रिलीज करेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, तो इस केस में x की वैल्यू 2 हो जाएगी और नॉर्मेलिटी है 0.05। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मेलिटी आ गई, तो ये कितना हो गया 0.10 नॉर्मल। ठीक है, तो जिस तरह से हम इसको 0.05 मोलार सॉल्यूशन बोलेंगे, तो 0.05 मोलार H2SO4 is equal to 0.05 molar H2SO4 is equal to 0.10 नॉर्मल H2SO4। ठीक है, ये देखिए ये एक और क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी के ऊपर, इसमें क्या दिया है, 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड टू 10 लीटर विथ वाटर, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। देखिए इसका मतलब क्या, ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, यहाँ एक अब सॉल्यूशन है हमारे पास और ये सॉल्यूशन कितना है, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है, और इसका जो मोलैरिटी है ये कितना है, तो यहाँ पे मोलैरिटी नहीं दिया है। ठीक है, साथ ही साथ बोला है इसको डाइल्यूट हमने कर दिया है। अब ये सॉल्यूशन जो हो गया है ये V2 हो गया 10 लीटर, V2 10 लीटर हो गया और इसका M2 क्या है, ये M2 भी हमको नहीं पता है। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो H2SO4 है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसका मास दिया है 490 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और उससे निकलेगी मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास जो H2SO4 का दिया है 490 और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 10 ये हो जाएगा 49 2 और ये हो गया 5। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आ रहा है 5। अब हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं इससे, M1 क्या होगा, M1 इज नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल तो है 5 और वॉल्यूम यहाँ कितना है 1 है, तो मोलैरिटी हो गई सिंपली 5 मोलर सॉल्यूशन। तो M1 की वैल्यू हमें पता चल गई। अब M2 निकालेंगे, कौन से रिलेशन से हमें पता है, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो इससे M2 कितना हो जाएगा, सिंपली M1V1 अपॉन V2। अब देखिए M1 कितना है, M1 ये निकाल लिया हमने 5, V1 है 1 और V2 कितना है, V2 है 10। अब इसको आप कैंसिल कर देंगे तो M2 की कितनी वैल्यू आ गई, M2 की वैल्यू आ गई 1/2 M, यानी हाफ मोलर सॉल्यूशन ये बन गया है। अब आपको M2 मिल गया, अब इससे जो फाइनल इसका जो नॉर्मेलिटी है वो निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू मोलैरिटी। तो यहाँ पे x तो वही है, यहाँ पे हमें पता है H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो 2 होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और मोलैरिटी कितनी है 1/2। तो ये कट गया, तो ये क्या बन गया, सिंपली 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये है हाफ मोलर सॉल्यूशन, ये 0.5 मोलर सॉल्यूशन, और नॉर्मल में लिखेंगे तो बोलेंगे ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। सो आई होप अब आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सभी के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। इनका एप्लीकेशन हम फर्दर आगे चैप्टर में करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।